तो आज के एडिटोरियल्स को हम शुरू करते हैं और पहला एडिटोरियल सबसे पहले जो आज हम देखेंगे वो है एट द एज ऑफ ए न्यू आर्म्स रेस, न्यूक्लियर आर्म्स रेस। तो ये एडिटोरियल आपका जीएस पेपर 2 से रिलेट करता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको अलग से मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट आपका ये पूरा आंसर बना हुआ है, तो उस हिसाब से ही हम इस एडिटोरियल को देखेंगे। तो रिपोर्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अप्रैल में आपका एक रिपोर्ट इश्यू की गई थी यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है एडरेंस टू एंड कंप्लायंस विद आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स कंप्लायंस रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का नाम जो है आपको याद करना है ये, जिससे कि आप आंसर्स में इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। इसको अलग मार्क कर लीजिए। इस रिपोर्ट ने ये कहा था कि चाइना शायद न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका जो यील्ड्स हैं, लॉप नूर करके साइट है चाइना की, वहाँ पे जो है लो यील्ड्स निकल के सामने आए हैं। तो इसका मतलब ये है चाइना टेस्ट कर रहा है। और अगर ऐसा कर रहा है चाइना, तो ये आपका सीटीबीटी का आपका जो है ये वायलेशन है। सीटीबीटी एक ट्रीटी है जो कि न्यूक्लियर टेस्ट को आर्मामेंट के लिए बैन करती है। तो कहीं ना कहीं अगर चाइना एक पार्टी है और चाइना अगर ऐसा कंडक्ट कर रहा है, तो उसका ये वायलेशन है, ऐसा यूएस की रिपोर्ट में कहा गया है। यूएस की रिपोर्ट और भी कहती है कि रशिया ने भी न्यूक्लियर वेपन्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया है, और ये जो है इनके जो न्यूक्लियर ईल्ड हैं ये ज़ीरो ईल्ड के लिए अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि ज़ीरो ईल्ड क्या होती है। तो अगर आप ज़ीरो ईल्ड की बात करेंगे, ज़ीरो ईल्ड का मतलब ये होता है कि ये एक, पहली बात तो ये सीटीबीटी का क्लॉज है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का क्लॉज है। ज़ीरो ईल्ड का मतलब है, ये क्लॉज कहता है कि ऐसा कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कंडक्ट किया जाएगा जो सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को जन्म देगा। तो चाहे वो पीसफुल पर्पस के लिए किया जाए, चाहे वेपन मेकिंग के लिए किया जाए, कोई भी हमको ऐसा टेस्ट नहीं करना है जिससे कि सेल्फ सस्टेनिंग जो है चेन रिएक्शंस हो जाएं, उसको ज़ीरो ईल्ड कहा जाता है। तो ये शो कर रहा है कि रशिया ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं ये ज़ीरो ईल्ड वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब कि सेल्फ सस्टेनिंग जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ये अपने आप में सीटीबीटी का वायलेशन है। अब चाइना और रशिया ऑब्वियसली इन दोनों ने जो है यूएस की इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है, पर एक बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि जो मेजर पावर्स हैं रशिया, चाइना और यूएसए, इनमें जो है एक आर्म्स रेस, न्यूक्लियर आर्म्स रेस दोबारा से शुरू हो गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है सीटीबीटी को चेक करेंगे कि सीटीबीटी का क्या क्या फेलियर्स हैं। एक सेंचुरी जो है आपके 25 साल हो चुके हैं सीटीबीटी को एनफोर्स हुए, क्वार्टर ऑफ सेंचुरी हो चुका है, उसके बावजूद भी जिन कंट्रीज़ ने सीटीबीटी लेकर के आए थे वही कंट्रीज़ जो है इसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीटीबीटी का बहुत बड़ा फेलियर एक नज़र आया है। अब सबसे पहले समझना है आपको सीटीबीटी का मीनिंग क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है। तो ये जो है बैन अगर हम देखें तो बहुत सालों से, जब से न्यूक्लियर टेस्ट हो गए थे उसके बाद से, स्पेसिफिकली जब 1945 में एक हिरोशिमा नागासाकी का जो डिवास्टेशन वर्ल्ड ने देखा था, उसके बाद एक नीड सी फील हुई थी कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर आर्म्स रेस को रोकना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतनी ताकत है कि वो पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसको तबाह कर सकती है। तो इसीलिए सभी कंट्रीज़ ने कोशिश की कि हम जो है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के टाइम पर ये कोशिश थी कि अब न्यूक्लियर आर्म्स रेस को रोका जाए। तो एक पार्शियल बैन ट्रीटी जो है कंक्लूड हुई थी 1963 में, और इसने जो है अंडर वाटर और एटमॉस्फेरिक टेस्ट को रोक दिया था। पर इससे क्या हुआ कि टेस्टिंग अंडरग्राउंड होने लगी, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं नीड फील की गई कि पूरी तरह से टेस्टिंग को रोकना है। अब जब तक ये 1963 के आसपास जो है नेगोशिएशंस भी शुरू हो गए थे जेनेवा में, और 1994 में जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स काफ़ी चेंज हो चुकी थी। 1990s में आपका कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, न्यूक्लियर आर्म्स रेस को भी ख़त्म हो गई थी, सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हो गया था, और बहुत सारी चीज़ें जो है यूएस की कहीं ना कहीं हेगेमनी से शुरू हो गई थी। तो इसीलिए एक जो नीड थी, सारी कंट्रीज एक पेज पर आ गई थी कि हाँ टेस्ट बैन होना चाहिए। 1991 में रशिया ने अपनी तरफ से यूनिलेटरली एक मॉरेटोरियम इशू किया था। मॉरेटोरियम का मतलब उन्होंने कहा था कि हम जो है आगे अब न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट नहीं करेंगे, और इसी चीज़ को जो है यूएसए ने भी यूनिलेटरली 1992 में डिक्लेयर कर दिया था।
और 1991 1992 तक यूएस के अगर हम टेस्ट देखें तो 1054 टेस्ट हो चुके थे और रशिया के 715 टेस्ट हो चुके थे। ठीक है, ये जितने भी आपके जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये आपको मार्क करना है। मैं बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर एक फ्लो टूटता है। अब नेगोशिएशन जो है हमेशा से कंटेंशियस रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रीज़ अपनी जो है मसल पावर के रूप में यूज़ करती हैं। फ्रांस और चाइना ने टेस्ट कंटिन्यू किए थे क्योंकि जो मॉरेटोरियम इशू किया था वो यूएसए ने और रशिया ने किया था। तो फ्रांस और चाइना फिर भी टेस्टिंग कर रहे थे, 1990s की बात है ये। और उन्होंने कहा कि हमने आप लोगों से काफ़ी कम टेस्ट किए हैं, इसीलिए हमें जो है नई डिज़ाइंस को बनानी है। और सीटीबीटी का मतलब ये नहीं, फ्रांस और चाइना का ये भी कहना था कि सीटीबीटी का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूक्लियर डिटरेंस को नहीं डेवलप कर सकते। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए बना रहे हो जिससे कि आपके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक ना करे। तो इसलिए फ्रांस और चाइना ने टेस्ट शुरू रखे थे। इवन फ्रांस और चाइना ने एक आइडिया जो है सोचना शुरू कर दिया था कि हम टेस्टिंग लो कर दें, मतलब 500 टन ऑफ टीएनटी के इक्विवेलेंट तक टेस्टिंग जो है अलाउ हो। ये जो है आपका लिटिल बॉय वाला जो बॉम्ब था जो हिरोशिमा पे ड्रॉप किया गया था, उसका 1/13वां हिस्सा, मतलब इतना अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो ये सीटीबीटी में फ्रांस और यूएसए के प्रपोजल्स थे। अब सिविल सोसाइटी ने काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया इस प्रपोजल के ऊपर, इसीलिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। कुछ कंट्रीज़ ने प्रपोज किया कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन परमानेंटली सारी जो टेस्ट साइट्स हैं उसको शट डाउन कर दे। और ये आइडिया जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जैसे कि यूएसए हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हुआ, उनको पसंद नहीं आया। तो इवन जो शटडाउन वाला पार्ट था ये भी नहीं हो पाया। फाइनली यूएसए एक आइडिया से आया, यूएसए ने एक आइडिया किया कि हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन को ज़ीरो ईल्ड के रूप में पेश करेंगे। तो ज़ीरो ईल्ड अभी मैंने बताया था, ज़ीरो ईल्ड का मतलब अगेन आप देख लीजिए कि ऐसे टेस्ट जो कि सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करता है। सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब ऐसा टेस्ट जो सेल्फ सस्टेनिंग नेचर का हो, मतलब एक बार चालू हो जाए तो स्वतः वो चलता रहेगा, चेन रिएक्शंस को जन्म देगा। तो ऐसे टेस्ट को बैन कर दिया जाए, ये आइडिया आया था सीटीबीटी के टाइम पे। और बाकी जो सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनामिक टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उसको बैन नहीं किया जाएगा। यूएसए और फ्रांस जब एक उस पे आ गए थे, एक मत हो गए थे इस बात को लेकर के, धीरे धीरे रशिया और चाइना ने भी इस अंडरस्टैंडिंग को मान लिया और फाइनली ये लोग जो है ट्रीटी लेकर के आए। अच्छा, उस वक्त जो है जब ये बातें चल रही थी, 1990s की है, आपको पता है 1996 में सीटीबीटी साइन हुई है। तो 1990s के बाद यूएसए की हेगेमनी थी, यूएसए जो है यूनिपोलर सुप्रीमेसी में आ गया था। और अपने अगर होम ग्राउंड पे देखें यूएसए में, तो उस वक्त जो है बिल क्लिंटन जो है आपके प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने अनाउंस किया यूएसए में कि जो एक न्यूक्लियर स्टॉकपाइल स्टीवर्डशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम वो शुरू करेंगे, जिससे कि जो न्यूक्लियर लेबोरेटरीज हैं और वो चलती रहें, मतलब कि न्यूक्लियर लेबोरेटरीज जो कि पीसफुल पर्पसेस के लिए काम कर रही हैं वो चलती रहेंगी। बाकी जो वेपन की मैन्युफैक्चरिंग है सिर्फ ज़ीरो ईल्ड वाले बंद होंगे, और जो नॉट सुपर क्रिटिकल हाइड्रोडायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट हैं, छोटे मोटे जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं वो चलते रहेंगे। ऐसा इस ट्रीटी के टर्म्स थे। फाइनली जो सीटीबीटी अनाउंस हुई थी, जब जो फाइनल आपका ड्राफ्ट देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का, तो ये ड्राफ्ट कहता है कि सारी पार्टीज किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकती हैं या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकती हैं। और न्यूक्लियर टेस्ट और एक्सप्लोजन का के जो टर्म्स हैं कि किस चीज़ को आप न्यूक्लियर टेस्ट कहेंगे या किस चीज़ को एक्सप्लोजन कहेंगे, ये एलैबोरेट नहीं किए गए हैं और डिफाइन नहीं किए गए हैं। अब सीटीबीटी में कंट्रोवर्सीज क्या हैं, इसकी ये इतनी अथॉरिटेटिव ट्रीटी क्यों नहीं है? देखिए, एक कंट्रोवर्सी आई थी आर्टिकल 14 की ट्रीटी के आर्टिकल 14 में। तो ट्रीटी का जो आर्टिकल 14 है ये डिसआर्मामेंट की बात करता है नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को। तो इसने ट्रीटी ने कहा कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो किसी भी तरह का एक्सप्लोजन और टेस्ट नहीं कर सकते। तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा गया था जो मतलब जिनके पास टेस्ट कैपेबिलिटीज़ 1963 तक थी,
वो जो है आपके न्यूक्लियर स्टेट होंगे, और उसके बाद जिनके पास नहीं थी वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट होंगे। तो इसीलिए ये जो डिसआर्मामेंट का फ्रेमवर्क था, ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ को पसंद नहीं आया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने इसीलिए नेगोशिएशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो इस बात से जो है बाकी कंट्रीज़ जैसे कि यूके, चाइना, पाकिस्तान, इन सबको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और इन्होंने जो है बोला कि ट्रीटी को आने के लिए 44 कंट्रीज़ होंगी जिनका रेटिफिकेशन ज़रूरी होगा, और इसमें जो है इंडिया का नाम इंक्लूडेड था। तो इंडिया ने अगेन प्रोटेस्ट किया कि आप इस तरह से हमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हम इस ट्रीटी को साइन करें, और ये हमारा सोवरेन राइट है, हमारा हक है कि हम किसी ट्रीटी को साइन करें या ना करें। ट्रीटी जो है अडॉप्ट कर ली गई थी मेजॉरिटी वोट से, और इसको सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया गया था। अब जो 44 कंट्री आर्टिकल 14 में मेंशन्ड हैं, जो कि न्यूक्लियर जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ थी, उन 44 कंट्री की बात हो रही है। तो वो जो 44 कंट्रीज़ हैं, उसमें से 36 कंट्री ने रेटिफाई कर दिया है ट्रीटी को। चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल और यूएसए, इन्होंने साइन कर दिया है बट इन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ये आपका प्रीलिम्स में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि सीटीबीटी को किसने साइन किया है, किसने रेटिफाई किया है। तो आपको ये देखना है साइनिंग कर दी गई है 36 कंट्री के द्वारा, जो है रेटिफिकेशन है। अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया है बट साइन कर दिया, वो हैं चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल और यूएसए। चाइना कहता है कि वो तभी रेटिफाई करेगा जब यूएसए रेटिफाई करता है, रेटिफाई करता है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कभी साइन नहीं किया? तो 3 कंट्रीज़ हैं सिर्फ जिन्होंने कभी साइन नहीं किया। उन कंट्रीज़ का नाम है आपका नॉर्थ कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान। तो याद रखना है आपको कि ईरान ने साइन कर दिया है बट रेटिफाई नहीं किया है, और ये याद रखना है सिर्फ 3 कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया है, और वो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान। अब इन 3 कंट्रीज़ की बात करें तो इन्होंने जो है न केवल इसको साइन नहीं किया ट्रीटी को, बल्कि 1996 के बाद टेस्ट भी किए हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने मई 1998 में टेस्ट किए थे, और नॉर्थ कोरिया 6 बार टेस्टिंग कर चुका है 2006 से लेकर के 2017 तक। तो इसीलिए आप देखिए कि जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उन कंट्रीज़ ने या तो साइन नहीं किया या फिर उसको रेटिफाई नहीं किया है। तो इसीलिए ये जो ट्रीटी है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और ये इसीलिए इतनी पावरफुल ट्रीटी नहीं है। इवन इतना साइन ना होने के बावजूद ये सीटीबीटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वियना में इस्टेब्लिश किया गया है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि ये आपका जो है देखेगा, इलेबोरेट वेरिफिकेशन सिस्टम को बिल्ड करेगा, जिससे कि ये देख सके कि किसी ने कोई टेस्ट तो नहीं किया। क्योंकि जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है अंडरग्राउंड, तो माइनर लोकलाइज लेवल पर अर्थक्वेक्स आते हैं, तो सिस्मिक एक्टिविटी को चेक करता है, सिस्मिक एक्टिविटी को चेक करेगा, रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स को चेक करेगा, इंफ्रासाउंड को चेक करेगा, और हाइड्रो अकॉस्टिक्स, अंडर वाटर अगर कोई टेस्ट करता है तो वहाँ पे हाइड्रो अकॉस्टिक मतलब पानी के अंदर साउंड आती है। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है सीटीबीटीओ, ये देखने के लिए कि कौन कौन टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। और सीटीबीटीओ को सबसे ज़्यादा जो फंडिंग आ रही है वो यूएसए से आती है। अब कंपटीशन दोबारा से चालू हो गया है। देखिए कंपटीशन क्यों चालू हुआ है। 1990s में अगर हम यूएसए की बात करें तो उस वक्त यूएसए एकदम अपनी चरम सीमा में था, यूएस हेगमनी थी, एक यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्शन हो गया था। बट अभी काफ़ी कुछ सालों से यूएसए अगेन एक फेस कर रहा है पावर चैलेंज को, और ये इस बार जो चैलेंज आ रहा है वो चाइना की तरफ से आ रहा है, और उसके साथ साथ रशिया भी एक चैलेंजर के रूप में उभर के सामने आया है। तो यूएसए जो है रशिया और चाइना को राइवल्स के रूप में आइडेंटिफाई करता है। इसके जो न्यूक्लियर पोस्चर और रिव्यू हैं, ये एजर्ट करते हैं कि यूएसए जो है नई न्यूक्लियर थ्रेट्स फेस कर रहा है चाइना और रशिया की तरफ से, क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अपना रिलायंस मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अपनी जो है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यूएसए इसीलिए ये चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का रोल बढ़े, और ये जो है अपनी न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के पाथ पे भी जो है धीरे धीरे बढ़ना चाह रहा है।
अब देखिए जहाँ तक है ये जो रिपोर्ट है ये यूएसए की रिपोर्ट है, इसमें कितनी सच्चाई है इसको हम नहीं कह सकते। हो सकता है ये पॉलिटिकल मूव हो सकता है ये एक एक्यूज़ करने की टैक्टिक हो। और यूएसए के अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखेंगे, स्पेशली आफ्टर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए कहीं ना कहीं अपनी जो एक हेगेमनी है दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और ये बाय हुक एंड क्रूक कहीं ना कहीं अपना स्वामित्व को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में एक राइवलरी सी दोबारा बढ़ती हुई नजर आ रही है। रशिया और चाइना ये दोनों जो है यूएसए की टेक्नोलॉजी लीड से थोड़े से कंसर्न हैं, और इसीलिए इन्होंने जो है मिसाइल डेवलपमेंट की अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा रशिया ने सबसे पहली वर्ल्ड की सबसे पहली हाइपरसोनिक मिसाइल डिलीवरी सिस्टम को बिल्ड किया है। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चालू किया है, जिससे कि ये अपनी सर्वाइवल कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सके। तो यूएसए की जो रिपोर्ट है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं चाइना को एकदम एक्यूज़ करना, ऑलमोस्ट एक्यूज़ करती है। और रिपोर्ट कहती है कि चाइना के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और चाइना कहीं ना कहीं ज़ीरो ईल्ड मॉरेटोरियम को वायलेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टेस्ट कर रहा है जिससे कि दोबारा से जो सीटीबीटी का वायलेशन है। यूएसए ये भी कहता है कि रशिया भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और ये इंडिकेट नहीं कर पा रहा है यूएसए की एग्जैक्टली कितने एक्सपेरिमेंट्स रशिया ने किए हैं। तो नई एक और ट्रीटी थी, न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसको हम न्यू स्टार्ट कहते हैं। ये ट्रीटी जो है यूएसए और रशिया ने साइन की थी, और ये ट्रीटी 2021 में जो है एक्सपायर हो जाएगी। तो ये ट्रीटी जो है फर्दर न्यूक्लियर टेस्टिंग को बैन करता है, दोनों में, यूएसए में भी और रशिया में भी। अब देखिए जैसे ये ट्रीटी का साइन होने का टाइम आ रहा है 2021, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि वो इस ट्रीटी को एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर इस एक्सटेंड नहीं करेंगे तो फिर से जो है यूएसए कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि वो दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने शुरू कर दे। और अगर यूएसए करता है तो रशिया डेफिनेटली करेगा। और विश्व की बात करें तो यूएसए और रशिया में अभी भी 90% टोटल जो ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इन दो कंट्रीज़ के पास हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी भी एक कंट्री ने चालू किया टेस्टिंग, तो दूसरी कंट्री अपने आप ऑटोमेटिकली कोल्ड वॉर की तरह टेस्टिंग बढ़ाएगी, और धीरे धीरे दोबारा से ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों रशिया और चाइना दोनों ने जो है यूएसए के एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज़ ने यूएसए के एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया है, और दोनों कंट्रीज़ कहती हैं कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स के से वापस लौटना चाहता है, और ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना चाहता है, इसीलिए हमें ब्लेम कर रहा है। और टेंशन जो है चाइना में ऑलरेडी हाई है, क्योंकि चाइना की और यूएसए की ट्रेड टेक्नोलॉजी डिस्प्यूट चल रही हैं। फिर एक मिलिट्री इश्यू रहता है हमेशा साउथ चाइना सी में, चाइना का एग्रेसिव स्टैंड होता है, और यूएसए जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे फोकस करता है। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में राइवलरी है ऑलरेडी। यूएसए हो सकता है कि ये बैकग्राउंड क्रिएट करके नेवाडा वाली अपनी टेस्टिंग साइट पे दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना चाह रहा हो, इसीलिए ये सारा बैकग्राउंड यूएसए बना रहा हो। तो देखिए कहीं ना कहीं इन सब तरीकों से हमें ये समझ में आता है कि राइवलरी शायद नज़दीक है, और हमें इस बार जो है 1950s और 60s से बहुत ज़्यादा रिन्यूड राइवलरी देखने को मिलेगी। और न्यूक्लियर टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर सीटीबीटी बिल्कुल से कोलैप्स हो गया, और अगर यूएसए ने अपनी नेवाडा साइट पे जो है टेस्टिंग शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं दोबारा से नई आर्म्स रेस बिगिन होगी। और इस बार की जो आर्म्स रेस होगी उसमें ये कैपेबिलिटी हो सकती है कि पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह कर दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल आपका फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी के द्वारा लिखा गया है, जीएस पेपर 1 के लिए है। रोल बैक द डिस्ट्रस्ट एंड रिमेंबर द कोर वैल्यूज़। तो इस आर्टिकल से हमें बहुत कुछ पॉइंट्स लेने हैं, सारा नहीं पढ़ना है। एक सबसे पहली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं, कोटेशन है, सैनिटी सेड अ लाइन इन अ ओल्ड मूवी एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको जो है सिर्फ इतना लिखना है, कोटेशन कौन सी है, सैनिटी एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। ये
बहुत अच्छी सी एक कोटेशन की लाइन है। तो ये आपकी लाइन कहती है कि हमेशा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें सैनिटी मतलब कॉमन सेंस का होना ज़रूरी है। देखिए, सोशल कॉन्पैक्ट कोई भी अगर एक सोशल सिचुएशन देखेंगे, सोशल ग्रुपिंग देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, उन सब में सैनिटी होनी चाहिए। और इन सब इस बैकग्राउंड में बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि अभी फ़िलहाल जो हमारी एक सोशल सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे कुछ इनसैनिटी सी देखने को मिल रही है। मतलब लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है बचा हुआ कि हम अगर अपनी कम्युनिटी के बीच में, अपनी सोसाइटी के बीच में अगर कम्युनल वेजेस लाते हैं तो पूरी की पूरी सोसाइटी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये इनसैनिटी की एक कहीं ना कहीं या बेवकूफ़ी की एक थोड़ी सी हरकतें हैं। अब ये जो हरकतें हैं ये हमारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज़ मतलब वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो है जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए है। और साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप का एक कहीं ना कहीं ये दायित्व बनता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन सब को जो है सोसाइटी के अंदर रीइंफोर्स करे। अभी रिसेंट वीक्स में हमने सोशल डिबेट्स देखी, कॉन्टेस्टेशंस देखे, जो कि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में नॉर्मल हैं। बट हमने जो है एग्रेसिव एजर्शंस भी देखे हैं कुछ सिटीजन्स के, जो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, लाइक। सो दिस इज़ वेरी एजर्टिव, ये बहुत एजर्टिव है, एग्रेसिव है, और ये जो है हमारे मॉरल फैब्रिक के, फाउंडेशनल वैल्यू के अगेंस्ट है। डिबेट्स अच्छी हैं, आप डिबेट कीजिए, और बट इस तरह की जो एग्रेसिव स्टैंड है, और ये एग्रेसिव स्टैंड सिर्फ एक सेक्शन से नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े होंगे, अगेन ये भी एक एग्रेसिव स्टैंड है, एजर्शन है। तो दोनों तरह के जो एग्रेसिव एजर्शन हैं, ये एक सोसाइटी के लिए इंसैनिटी वाली बातें हैं, और ये सोसाइटी को तोड़ने का काम करती है। अब ये हमें देखना है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई इलीगल काम कर लेता है, मान लीजिए किसी ने जो है लॉ को ब्रेक किया, या अगर कोई मान लीजिए किसी ने कोई भी लॉ ब्रेक की है, तो उसको सज़ा मिलेगी। हमारे पास एक लीगल स्ट्रक्चर है, जेल है, कोर्ट्स हैं, और वो सज़ा देती हैं। बट इवन अगर किसी कोई सज़ा वाला अभियुक्त है, किसी को सजा भी दी गई है, तब भी वो इंडिया का सिटीज़न होना जो है सीज नहीं करता है, वो फिर भी इंडियन सिटीज़न ही रहेगा। तो एक अपराधी भी इंडियन सिटीज़न होता है। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई मतलब, तो हमारी जो सोशल सोसाइटी के लोग हैं, अगर किसी ने गलती भी की है तो भी वो इंडियन सिटीज़न है। तो इस तरह की स्टैंड्स की किसी को जो है इंडिया से बाहर भेज दिया जाए, या किसी को देश का गद्दार कहना, अगेन ये चीज़ें हमारी सोशल फैब्रिक को कहीं ना कहीं कमज़ोर करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, और डिविसिव टैक्टिक्स जो है इंडियन कंट्री के अंदर लाती हैं। तो अब आपको ये देखना है, एग्रेसिव स्टैंड्स कभी कभी इतने ज़्यादा हैं कि ये न केवल इंडिया के अंदर हैं, जो इंडियंस इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर हैं, बल्कि कुछ इंडियंस जो इंडिया से बाहर हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया को यूज़ करके इस तरह के जो स्टैंड्स हैं काफ़ी एग्रेसिवली सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं, और जो वहाँ की जो लोकल सेंटिमेंट्स और नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करते हैं। ये ना केवल अलार्मिंग है, बल्कि इससे हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, स्पेसिफिकली गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सोचना होगा कि हम इस तरह की हरकतें ना करें। अभी रिसेंटली एक 100 लोगों के जो फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने एक पटिशन दी थी सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को, और इस पटिशन में इन सिविल सर्वेंट्स ने कहा था कि आप अपने पब्लिक फंक्शनरीज़ को, मतलब अपने जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं या कोई भी पब्लिक फंक्शनरी है, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का, उन सभी को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि वो जो है सोशल बॉयकॉट ना करें किसी कम्युनिटी का, और सभी एंटाइटलमेंट्स जो हैं, मेडिकल, हॉस्पिटल केयर, रेशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सभी के लिए अवेलेबल हो, जिनको भी नीड है सबके लिए ये अवेलेबल हो। तो इस तरह का जो पटिशन है क्यों देनी पड़ी, और ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो है कुछ सेक्शंस को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं, या कुछ सेक्शंस को
कास्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया, कोई रिलीजन हो गया, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हम अपने इक्वल नहीं मानते। तो ये इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि प्लुरैलिटी जब भी होती है एक सोसाइटी में जब बहुत सारे लोग अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों से, धर्मों से आते हैं, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। और डाइवर्सिटी को एक रियलिटी है। जब भी एक प्लूरल सोसाइटी होगी, उसमें डाइवर्सिटी एक रियलिटी है, और इसे हमें जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको हम जो है हर एक किसी को एक होमोजीनियस सोसाइटी में कन्वर्जन करने की ना तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और ना ही ये सोशल फैब्रिक के लिए फेवरेबल है, और इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट होते हैं। तो हमें जो है ऐसे इस बैकग्राउंड में स्वामी विवेकानंद जी की एक उनका विजन है उसको रिकॉल करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इंडिया एक दो सिस्टम्स के जंक्शन पे बना है। पहला है हिंदुइज्म और दूसरा है इस्लाम। और विवेकानंद जी का कोट है कि हिंदुइज्म अगर हम वेदांतिक ब्रेन, इंडिया में वेदांतिक तो ब्रेन है और इस्लामिक बॉडी है, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। अब इसी तरह से इसी अप्रोच को जो है इंटर कम्युनल यूनिटी अपील 1923 में बनाई गई थी। ये लाला लाजपत राय, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, स्वामी श्रद्धानंद, मौलाना आज़ाद, कस्तूरबा गांधी और 95 बाकी अदर नेशनल फ्रीडम फाइटर्स ने भी यही अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो किसी एक कम्युनिटी में को बिलोंग करते हैं और वो किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस करते हैं, उनको अटैक करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं, या उनकी फीमेल्स को डिसऑनर करते हैं, या उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इन सब को तोड़ते हैं, या फिर अपने किसी नेबर को या टाउन्समैन को का सोशल बॉयकॉट करते हैं, तो ये एक रिलीजियस सिन है। ये जो है बहुत बड़ा एक सिन है ये, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है, सभी इंडियंस की जो ड्यूटी है वो ये है कि चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़े रहना है और इक्वालिटी जो है हमें शो करनी है। तो ये देखिए 1920s में, 1900s में इस तरह के विचार थे हमारे फाउंडेशनल फादर्स के। तो ऐसे में अब हम कहाँ से कहाँ आ गए? कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स जिन्होंने इंडिया को मॉडर्न इंडिया की नींव रखी थी, उन लोगों के इतने उच्च विचार थे, और हम जो उनके हमने जो जिन लोगों से लिया है इस कंट्री को, हम उन्हीं के विचारों को जो है ताक पे रख देते हैं। हम जो है कहीं ना कहीं जिंगोइज्म को शो करते हैं, रिलीजियस एग्रेशन शो करते हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। प्रेजेंट अप्रोच जो है डिस्ट्रस्ट की, ये काफ़ी सोचनीय है, और इससे जो है सस्पिशन क्रिएट होता है सोशल रिलेशंस में। ये एडवर्सली इम्पैक्ट करता है भाईचारे को, और दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं, दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक दूसरे को सस्पेक्ट करने लगती हैं, डिस्ट्रस्ट करने लगती हैं, और यहाँ से ही शुरुआत होती है किसी भी कंट्री के या किसी भी सोसाइटी के ब्रेकडाउन की। तो हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो सोच है वो उस तरह की ना हो, हमें जो है उस सोच से ऊपर उठ के आना है। हिस्ट्री हमें हमेशा सिखाती है कि ह्यूमन रिलेशंस बहुत नाजुक हैं, इसी तरह से सोशल रिलेशंस भी बहुत नाजुक होते हैं। ट्रस्ट अगर किसी भी रिलेशन में नहीं होता तो वो रिलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरह से अगर सोशल ट्रस्ट दो कम्युनिटीज़ में नहीं होगा तो जो एक रिलेशन है एक सोसाइटी का, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर अगेन भारत जो है बहुत 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 सारे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इसीलिए हमारा एज अ हमारा जो है ये कर्तव्य है, अगर हम देश से प्यार करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि को टूटने ना दें, और इसके लिए हम अपनी सोच को जो है डिविजिव ना बनाएं। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो सैनिटी प्रिवेल करे, यही हमारा मोटो होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखना है वो है पैंडमिक एंड पैनिक। बहुत जल्दी मैं इसको कवर करूंगी। जीएस पेपर 2 का ये आर्टिकल है, और ये एक केस स्टडी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कहा था कि वो लॉकडाउन को इंक्रीज करेगी, टोटल लॉकडाउन करेगी कुछ सिटीज़ में, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिपुर और सालेम में 26 अप्रैल से। और इससे क्या हुआ, अचानक से पैनिक हो गया सिटीज़ के अंदर, और जो भी इन्होंने गेन्स किए थे वो सारे मिट्टी में मिल गए थे। बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो गई थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है ताक पे रख दी गई थी, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का जो एक लॉकडाउन का मेजर्स है उसका सीधे सीधे उल्लंघन हुआ था।
तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का जो कंप्लीट लॉकडाउन का एक अनाउंसमेंट था वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। लोगों ने भीड़ लगा ली थी ग्रोसरी स्टोर्स पे, वेजिटेबल शॉप्स पे, पेट्रोल पंप्स पे, और सेफ्टी नॉर्म्स को सबने इग्नोर किया। तो एंग्जाइटी जो है एसेंशियल गुड्स के एक्सेस के लिए एंग्जाइटी थी सबके अंदर, और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके पास जो है लंबे समय के लिए आर्टिकल्स नहीं थे, इसीलिए लोगों ने पैनिक होकर के खरीदारी इंक्रीज कर दी थी। कन्फ्यूजन हो गया डिलीवरी एजेंट्स में, और इसी वजह से जो है मासिव क्राउडिंग हो गई थी इन एरियाज़ में। तो इस तरह के जो कैओटिक इवेंट्स होते हैं, इस तरह के जो अनप्लान्ड अनाउंसमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी डेंजरस हैं और ये डिज़ास्टर को इन्वाइट करते हैं, स्पेसिफिकली जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे एक वायरस जो है कम्युनिटी में हो और वो वायरस काफ़ी इन्फेक्टिव हो, जिसका जो है इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हो। तमिलनाडु ने ये इस तरह का अनाउंसमेंट करके जो गेन्स अर्न किए थे क्वारंटाइनिंग करके, सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग करके, मॉनिटरिंग करके, उन सबको कहीं ना कहीं अभी विंड में दे दिया है, मतलब उन सबको खो दिया है सिर्फ उस अनाउंसमेंट से। तो ये बहुत अच्छी एक केस स्टडी है जिसको आप कोट कर सकते हैं अपने GS2 के इश्यूज़ में। इवन GS4 में आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इस तरह का अनाउंसमेंट होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको क्या क्या सॉल्यूशंस देने चाहिए। तो आप सॉल्यूशन देखिए, थोड़ी देर में अभी सॉल्यूशंस देखेंगे। देखिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। कोई इमरजेंसी को छोड़ करके जो फूड, मेडिसिन्स और बाकी एसेंशियल हैं, ये रीज़नेबली अवेलेबल होने चाहिए, और इस चीज़ की जो इस चीज़ का जो एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो लोगों तक आपको कम्युनिकेट करनी है। शटडाउन जब बहुत लंबा होता है तो उससे बहुत सारे स्ट्रेस क्रिएट हो जाते हैं, और हर हाउस होल्ड के जो लोग नॉर्मल वर्किंग होती है वो जो है चैलेंज हो जाती है। तो ऐसे में पैनिक होना एक स्वाभाविक बात है। तो क्राउडिंग चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है लॉकडाउन में, और ये चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि लोग जो है पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमेशा फिजिकल डिस्टेंसिंग और नो मास्क नो सर्विस का रूल जो है अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा ये आपको जो है एक सिस्टम डिलीवरी एजेंट्स का बनाना चाहिए, जिससे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीवरी हो सके, और लोकल मर्चेंट्स को भी ऑथराइज़ किया जाना चाहिए कि वो भी डिलीवरी एजेंट्स को रखें, जिससे कि होम डिलीवरी हो सके चीज़ों की। तो ये जो अप्रोच है, उसके अलावा स्कैनेबल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वे फॉरवर्ड, ये वे फॉरवर्ड में है सारा। स्कैनेबल कोड्स को जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि एसेंशियल सर्विसेज लोग स्कैन करके तुरंत ले सकें, और उससे जो है इजी हो जाएगा, आपका ख़रीदारी काफ़ी इजी हो जाएगी। फिर इस सिस्टम कोड्स का जो इनएविटेबल है, और कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, ये परमिट किया जाना चाहिए फ्यूचर में। पीरियोडिक लॉकडाउन ये कॉमन हो सकते हैं। इसके लिए जब भी जिस उन एरियाज़ में जहाँ पे इन्फेक्शन तेज है, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी जो है काफ़ी समझदारी से कन्फाइनमेंट मेजर्स लेने चाहिए, और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जो है पॉलिसीज़ इस तरह से बनानी चाहिए कि पैनिक क्रिएट ना हो, और अगर पैनिक हुआ क्रिएट, तो डेफिनेटली लोग जो है एसेंशियल आइटम्स को ख़रीदने के लिए पैनिक बाइंग करेंगे, और जब भी पैनिक बाइंग होती है तब फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है, पर्सनल सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इस तरह की पैनिक पोस्चरिंग गवर्नमेंट की तरफ से होनी एक नहीं चाहिए, और ये एक बहुत वेल थॉट तरीके से जो है इस तरह के मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आज का एडिटोरियल है वो है सेफ रिटर्न। तो आपको पता होगा कि इतने दिन के बाद भी आज भी माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, और माइग्रेंट का वर्कर की जो पोजीशन है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया था, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो उसने टेम्पररी शेल्टर्स माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चालू किए हैं, फूड है माइग्रेंट वर्कर्स के पास, और जिससे कि लोग जो है अपने घरों पर ना भागें। बट रिपोर्ट्स ये शो कर रही हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स कर रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, जिससे कि वो इस डिस्ट्रेस की सिचुएशन में अपनी फैमिलीज़ के साथ रह सकें। लाखों वर्कर अभी भी कुछ सिटीज़ में जो है कैंप्स के अंदर हैं, और मुंबई और दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे बिना वेज के बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जो अनाउंस किए गए थे लॉकडाउन के, जब मेजर्स अनाउंस हुए थे, उसके बाद फिनेंस मिनिस्ट्री ने जो है रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसमें ये इनसफिशिएंट है, माइग्रेंट वर्कर्स को कंटिन्यूस लॉस है लाइवलीहुड्स का, और वो जो है प्लेसेस ऑफ वर्क में फंसे हुए हैं, वहाँ पे सोशल सेफ्टी नेट नहीं है उनके पास,
फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर भी उनके नेटिव प्लेसेस में उनके पास नहीं है। ऐसे में उनकी जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उनको काफ़ी डिग्निफाइड और ह्यूमेन तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वर्क को स्टार्ट किया जा सकता है मनरेगा में, जो कि लॉकडाउन के पीरियड में जो है डॉर्मेंट हो गया है, जिससे कि सॉरी, जो वर्क स्टार्ट हो गया था मनरेगा में, उससे जो है कहीं ना कहीं माइग्रेंट वर्कर को जो है एक इंसेंटिव मिला कि वो अपने नेटिव प्लेसेस को वापस चले जाएं। तो ऐसे में जो है वर्कर्स की अगर हमें सेफ्टी को इंश्योर करना है, तो ये सबसे पहले हमें करना चाहिए कि सेंटर और स्टेट को मिलके एक इस तरह का ट्रांसपोर्ट मेजर पे वर्क करना चाहिए, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर अपने नेटिव प्लेस को वापस जा सकें। देखिए, इंडिया ने जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा फैटलिटीज़ को अवॉइड किया है। इन्फेक्शन रेट भी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से कम है। बट ये जो लॉकडाउन है, ये बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक कॉस्ट पर आया है। तो आपके लिए ये जीएस पेपर 4 का एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं। ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट होगा, और नहीं करते हैं तो एक मॉरल क्राइसिस क्रिएट होगा, क्योंकि लाइवलीहुड के लिए लोग जो है अपनी जान को जो है खतरे में डालेंगे। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी कंपैशनेट मेजर्स बनाने होंगे, जिससे कि पुअर को कंपेंसेट किया जा सके, वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उनको कंपेंसेट किया जा सके, ओल्ड और जो वीक हैं, जो बीमार हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है इंसिडेंसेस हैं कोविड-19 के, और उसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसने जो है सेंटर से रिक्वेस्ट की है कि रेलवे सर्विसेज चालू कर दी जाए, जिससे कि लेबर्स जो है वापस अपने स्टेट्स को चले जाएं। तो लेबर्स को ब्लेम करना रेलवे स्टेशंस पे जाने के लिए ये फ्यूटाइल होगा, क्योंकि सभी इस वक्त पैनिक की सिचुएशन में और सब अपने घर लौटना चाहते हैं। तो कुछ स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन्होंने जो है रिटर्न के लिए ऑलरेडी बसेस चालू कर दी हैं, ऑलरेडी जो है फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया है लेबर्स के रिटर्न के लिए। ऐसी स्टेप्स अच्छी हैं, और माइग्रेंट लेबर्स को सेफ तरीके से रिटर्न करने के लिए हमें नेसेसिटी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा, जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। और गवर्नमेंट्स ही ये काम कर सकती हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ यूपी स्टूडेंट्स को कोटा से लाई थी, ऐसे ही यूपी की गवर्नमेंट अगर वर्कर्स को लेकर के आती है, माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर आती है, तो वो सेफली आएंगे और उनकी सेफ्टी भी इंश्योर रहेगी और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगा। तो आज के एडिटोरियल्स में इतना ही। अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से आर्टिकल्स आज पढ़ने हैं। पहला आर्टिकल आपको देखना है केसेस नियर 2000 मार्क, 27,000 मार्क, तो ये जीएस पेपर 1 का आर्टिकल है। दूसरा आपको देखना है इंडस्ट्री होबल्ड बाई कर्व्स, ये आपका जीएस 3 का आर्टिकल है। तीसरा आपको देखना है डोंट लोअर दी गार्ड, ये पीएम के मन की बात को रिलेट करता है, जीएस पेपर 2 का आर्टिकल है। प्रोटेक्टिंग द पुअर फ्रॉम बिकमिंग पुअरर, ये जीएस 2 और जीएस 3 का आर्टिकल है। पांचवा आपको देखना है डिड सार्स सीओवी टू बिगिन इन अ लैब, कल इस बारे में हमने चर्चा की थी, उसी को और एक्सपैंड करता है, जीएस 3 का आर्टिकल है ये। फिर नेक्स्ट आपको देखना है पैंडेमिक इज चाइनाज बिगेस्ट क्राइसिस, ये जीएस 2 का आर्टिकल है। और नेक्स्ट आपको देखना है सर्ट इन टू कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट, अगेन ये जीएस 2 का आर्टिकल है। तो आई होप आपको पसंद आया हो, जुड़े रहिए हमारे साथ, जिससे कि इसी तरह की आपके जो है आर्टिकल्स मैं आपको देती रहूँ। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।